Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the first lecture of the wave optics for NDA, Air Force and Navy students. So let's we discuss here about the Huygens secondary waves and Huygens wave theory. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि Huygens की वेव थ्योरी क्या थी, ठीक है, ऑफ द सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में क्या बताया। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि देखिएगा अगर सोर्स, ठीक है ना, स्रोत अगर बिंदु है पॉइंट सोर्स के लिए, तो इसके लिए वेव फ्रंट जो होता है WF, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र। अब हम डिस्कस करेंगे कि तरंगाग्र क्या होता है। तो तरंगाग्र क्या है? The locus of all the point which vibrates in the same phase is called wave front, यानी समान कला में कंपनकारी सभी कणों के बिंदुपथ को तरंगाग्र कहते हैं। जैसे यानी समान कला में बहुत सारे कण कंपन कर रहे हैं, तो यानी कला में कोई अंतर नहीं है, तो उनका एक ये बिंदुपथ बन गया, ये बिंदुपथ वेव फ्रंट हो जाएगा, तरंगाग्र हो जाएगा। तो समान कला में कंपनकारी कणों के बिंदुपथ को तरंगाग्र कहते हैं। द लोकस ऑफ ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल व्हिच वाइब्रेट्स इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट देखिएगा, अगर नियरर सोर्स है पॉइंट सोर्स के लिए ये स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल, गोलाकार स्फेरिकल होगा, और ये इस तरीके से दिखाते हैं, गोली तरंगाग्र, ठीक है ना। अब लीनियर सोर्स के लिए यानी रेखीय स्रोत के लिए ये तरंगाग्र जो होगा कैसा होगा? वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा और ये ऐसा होता है, इस तरह से, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर बहुत ही दूर है ये बिंदु या रेखीय स्रोत दूर है, तो तरंगाग्र जो होगा समतल होंगे, ठीक है। पॉइंट और लीनियर सोर्स अभी बहुत दूर है, तो वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र कैसा होगा? समतल तरंगाग्र होगा, इस तरीके से, प्लेन समतल, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेला अरेओस गोली तरंगाग्र जो होते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये समतल तो इस तरीके के हम दिखा सकते हैं, ये प्लेन, और स्फेरिकल में ये दो तरह से होंगे, ये होते हैं अपसारी गोली तरंगाग्र यानी डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। और कन्वर्जिंग जो होगा वो इस तरीके का होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। इसे बोलते हैं अभिसारी गोली तरंगाग्र, ठीक है ना। तो ऐसे ये वेव फ्रंट होंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा कि सेकेंडरी वेव थ्योरी क्या थी हाइगेंस की। तो हाइगेंस ने बताया कि देखिएगा, जब किसी सोर्स से ये वेव ट्रैवल करती हैं, तो नियरर सोर्स के लिए ये वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। निकट के लिए ये गोली होगा, मान लेते हैं कि ये है, और यहाँ से ये तरंगें इस तरीके से इस पर आपतित हुई, मानते हैं x दूरी चली v चाल से t समय में, तो इतनी दूरी को अगर हम त्रिज्या लेकर गोले बनाएं, तो ये और इनके आगे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, पीछे टेंजेंट ड्रॉ करें,
तो आगे वाला तरंगाग्र जो होगा वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, क्योंकि तरंगें आगे की ओर बढ़ रही हैं तो आगे वाला ही तरंगाग्र नए स्रोत का कार्य करेगा, न्यू वेव फ्रंट के फॉर्म में वर्क करेगा। और अगर ये दूर है तो बेलनाकार होता है, तो ये इस तरह से होता, ये भी कुछ दूरी तय करता अगर टी समय में। तो इसके लिए अगर हम ये वृत्त बनाते हैं और आगे स्पर्श करती हुई और पीछे स्पर्श करती हुई टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखाएं, तो ये ए डैश बी डैश जो होगा वो न्यू वेव फ्रंट होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश नहीं। ध्यान रखना, ए डैश बी डैश इक्वल टू न्यू वेव फ्रंट, यानी नया तरंगाग्र होगा और इनसे जो तरंगे निकलेंगी वो द्वितीय तरंगिकाएं होंगी, यानी द वेव्स व्हिच इमिट आफ्टर फ्रॉम द ए डैश बी डैश न्यू वेव फ्रंट दैट्स आर नोन एज न्यू सेकेंडरी वेव्स, द्वितीय तरंगिकाएं कहलाएंगी। तो ये थी हाइगन्स वेव थ्योरी। अब इसी से हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा वेव फ्रंट हम देखेंगे यहाँ पर, ये है प्लेन, ऐसे यहाँ से वेव ट्रेवल कर रहे हैं और इस तरह से प्रिज्म में इंसिडेंट होती हैं। तो देखिएगा ये इस तरीके से बेंड हो जाएंगे ऐसे, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, कम दूरी चलनी पड़ती है, कम समय लगता है और प्रकाश की किरण बाहर आ जाती है। लेकिन नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा दूरी, ज़्यादा समय लगता है, तो ये वेव फ्रंट जो मिलेगा इस तरीके का, ठीक है ना। तो ये प्रिज्म के थ्रू है। तो चलिए अब हम कुछ मिरर, दर्पणों और लेंसों के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के इनके तरंगाग्र बनते हैं। तो ये हम पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर में से। तो ये जब ऐसे जाती है तो देखते हैं फोकस की तरफ बेंड होती है, तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा कुछ इस शेप में आएगा तरंगाग्र, ठीक है ना। ये आएगा। दूसरा, अगर हम उत्तल दर्पण में करते हैं ऐसे इस तरीके से, तो इसके लिए ऐसा आएगा, ये ठीक है ना। अब इसी तरीके से, ये तो मिरर के लिए था, दर्पणों के लिए। अब लेंसों के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं, ये है, तो लेंस में से जो बनेगा ये इस तरीके का तरंगाग्र बनेगा उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में अगर देखें तो ये इस तरह का तरंगाग्र बनेगा। तो ये नए वेव फ्रंट हैं स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू, यानी गोली दर्पणों और गोली लेंसों के द्वारा कैसे वेव फ्रंट बनते हैं। चलिए इसी में से हम डिस्कस करेंगे। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या है कि ये कोई स्रोत है और ये कोई प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, इनके बीच में सापेक्ष गति होती है। तो स्रोत के तरंग दैर्ध्य में होने वाला आभासी परिवर्तन डॉपलर विस्थापन कहलाता है और इसे ही प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखिए, जब कोई स्रोत जैसे चंद्रमा, सूरज, तारे और कोई ऑब्जर्वर यानी अविद्युत प्रेक्षक जैसे कोई व्यक्ति विशेष, इनके बीच में सापेक्ष गति होती है, तो स्रोत की तरंग दैर्ध्य में होने वाला आभासी परिवर्तन को डॉपलर विस्थापन कहते हैं और इसे ही प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। Whenever any source just like star, moon and sun and any observer just like any man are in relative motion, then virtual change in the displacement of the source is known as Doppler effect in the light. Okay? तो देखिएगा, अगर ये इधर को शिफ्ट होता है, यानी लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है, या न्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आगे की तरफ जो जाता है वो लाल रंग होता है, रेड कलर, और पीछे की तरफ आता है तो वायलेट, और वायलेट हम नहीं लेते, ब्लू कलर लेते हैं क्योंकि उसके लिए हमारी आई सेंसिटिव नहीं होती, संवेदी नहीं होती। तो लैम्डा अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेड कलर की तरफ जाएगा, तो इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं।
रेड शिफ्ट, लाल विस्थापन या अविरक्त विस्थापन भी बोलते हैं। तो आगे की तरफ अगर इस तरीके से जाते हैं और पीछे की तरफ आते हैं, इसका मतलब कि लैम्डा डिक्रीज करता है, लैम्डा डिक्रीज करेगा या न्यू इंक्रीज करेगा, आवृत्ति बढ़ेगी। लैम्डा इस तरीके से। तो पीछे की तरफ आता है तो नीले रंग की तरफ आता है, इसीलिए इसे नीला विस्थापन बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। तो इसके लिए कंडीशन ध्यान रखिएगा कि अगर वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, घट रही है तो नीले रंग की तरफ आ रहा है, और इसे नीला विस्थापन इसीलिए कहते हैं, ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और अगर उधर लैम्डा में इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है तरंग दैर्घ्य, तो लाल रंग की तरफ जा रहा है, इसलिए इसे रेड शिफ्ट कहते हैं, लाल विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसी से रिलेटेड अब हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी या रिलेटिविटी प्रिंसिपल से डिस्कस करते हैं। तो ये होता है न्यू इक्वल टू न्यू डैश 1 माइनस बी बाई सी अपॉन 1 प्लस बी बाई सी, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा और न्यू डैश इक्वल टू सी बाई लेमडा डैश। जब इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा लेमडा इक्वल टू माइनस बी बाई सी इंटू लेमडा, जहाँ डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा डैश माइनस लेमडा होता है, और इसे ही डॉपलर विस्थापन कहते हैं, डॉपलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम डॉपलर इफेक्ट से ये वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं।